Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसकी बात करेंगे। इस परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, इसके सिलेबस के अलग अलग चरण क्या है, इसकी बातचीत हम लोग आज की इस क्लास में करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम यूनिट वाइज अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे, उसके प्रारूप की बात करेंगे, किस तरीके से इसका फॉर्मेट है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि जो वर्तमान में यूजीसी नेट की परीक्षा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जाती है। ये जो एजेंसी है ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। 4 साल पहले तक यानी 2018 तक ये परीक्षा यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी वो सीबीएसई द्वारा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो आयोजित कर रहा था। 2018 से उच्च शिक्षा विभाग जो भारत सरकार का है उसने एक नई एजेंसी बनाई जो एनटीए के नाम से जानी जाती है, जो यूजीसी नेट के अलावा और तमाम परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें आप नीट की परीक्षा को जानते होंगे और दूसरी अन्य परीक्षाएं भी हैं जो यह एजेंसी एनटीए आयोजित करती है। हम लोग विशेष रूप से नेट की चूंकि बात करना चाहते हैं तो नेट की जो परीक्षा है वह जो पूरा नाम जिसका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर में है क्या, ये किस लिए आयोजित किया जाता है। एनईटी या नेट जो है वो शोध के लिए आयोजित की जाने वाली शोध की पात्रता को जांचने वाली परीक्षा है। क्या आप रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए आपके अंदर क्षमता है, क्या आप उस अभिक्षमता से या शोध के लिए जो जरूरी एप्टीट्यूड है, क्षमता है, वह आपके भीतर है, इसकी जांच करने के लिए नेट की या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा आयोजित की जाती है। जब आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे, आगे आने वाले समय में जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें दो बातें पूछी जाती हैं। क्या आप यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी ये परीक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो पहला चरण है, जो शिक्षक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है, उसके लिए एक प्राथमिक अर्हता है आपकी नेट की परीक्षा। अगर आप नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में जो महाविद्यालय हैं जिसमें राजकीय महाविद्यालय भी हैं और अनुदानित महाविद्यालय भी हैं, तो इन महाविद्यालयों के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए जो सहायक शिक्षक होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, उसकी नियुक्ति में भी नेट एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है, एक जरूरी अर्हता है जो अभ्यर्थी से विश्वविद्यालय अपेक्षित रखता है। इसके साथ साथ अगर आप शोध करना चाहते हैं, शोध यानी आप अगर पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालयों में नेट को एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो। तो नेट की जो परीक्षा है वो इन्हीं दो जो क्लास है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या जेआरएफ का, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसा मैंने बताया, उन्हीं दोनों के लिए ये आयोजित की जाती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप जानना चाहते होंगे कि ये क्या है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप सरकार द्वारा ऐसे शोधार्थियों को जो नेट की परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, नेट की जो मेरिट लिस्ट में सब अपने अपने विषय में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा शोध के लिए ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो इसका भी
चयन का जो मानदंड है या चयन के लिए जो क्राइटेरिया है वो नेट की परीक्षा ही होती है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए कि जब आप नेट का फॉर्म भरेंगे तो ये दोनों ही आपसे विकल्प पूछे जाते हैं कि क्या यह परीक्षा आप सिर्फ नेट के लिए देना चाहते हैं या नेट और जेआरएफ दोनों के लिए देना चाहते हैं। जेआरएफ जैसे ही आपकी रैंक अधिक होगी अपने विषय में तो आपको जेआरएफ प्रदान किया जाता है कि आप अगर किसी विश्वविद्यालय से रिसर्च करते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें मासिक आपको फेलोशिप दी जाती है, जो कि अच्छी खासी विद्यार्थियों के निगाह से अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी फेलोशिप जेआरएफ के अंतर्गत दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि नेट किस लिए आयोजित की जाती है, तो ये रिसर्च के लिए भी और टीचिंग के लिए दोनों इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। अब हम नेट की परीक्षा के फॉर्मेट या उसके पैटर्न की ओर रुख करें तो वर्तमान समय में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट की परीक्षा आज आयोजित कर रही है वर्तमान समय में पिछले 4 सालों से, वह परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है, यानी बहुविकल्पी, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। एक ही प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए होते हैं जिसमें से आपको सही विकल्प को चुनना होता है। तो पहली बात, ये ऑनलाइन आयोजित की जा रही है परीक्षा, एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही है और ये बहुविकल्पीय परीक्षा है। ठीक है, इसमें आपके विषय की भी जांच होती है और साथ ही क्या आप में शोध और शिक्षण की अभिक्षमता है, क्या आप टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रखते हैं, ये भी जांच होती है। तो वर्तमान समय में 2 इसके पेपर हैं जो नेट की परीक्षा है, जिसमें पहला जो पेपर है वो एक जनरल पेपर है जो कि सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे आप किसी भी विषय के होंगे, वह आपके लिए अनिवार्य है। और दूसरा जो पेपर है आपके द्वारा जो चुना गया विषय होता है, और वर्तमान समय में यूजीसी नेट के द्वारा 80 से भी ज्यादा विषयों के परीक्षाएं नेट के लिए आयोजित की जा रही हैं, जिसमें आप जो भी प्रमुख विषय है, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक अध्ययन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जैसे शब्द जो सब्जेक्ट्स हैं, और भाषा का एक जो पूरा जितनी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं भी उसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इन सभी विषयों में नेट की परीक्षा आयोजित होती है। आपने जिस विषय में एमए किया हो, आपने जिस विषय में परास्नातक की उपाधि हासिल की हो, उस विषय में आप बिल्कुल नेट की परीक्षा दे सकते हैं। और ये जो परीक्षा है, एक तो आपका सब्जेक्ट और दूसरा जो जनरल परीक्षा है जिसमें आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड शामिल होता है। अब ये कितने अंकों की परीक्षा होती है? वर्तमान समय में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित हो रही है वो कुल 300 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें से जो पहला पेपर है, जो आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर है, वो उसमें 50 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न 2 अंक के होते हैं, यानी 50 गुणे 2, 100 अंक का पहला प्रश्न पत्र आपका होता है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो 100 प्रश्नों का होता है, जिसमें प्रति प्रश्न के हर प्रश्न के 2 अंक दिए जाते हैं, यानी 200 अंकों का दूसरा प्रश्न पत्र। इस तरह से आप देखें तो जनरल जो पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है, और जो दूसरा आपका अपना चुना हुआ विषय का पेपर है, इन दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को मिलाकर कुल 300 अंकों की ये परीक्षा होती है, जिसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये परीक्षा 3 घंटे की होती है, जिसमें अब इसमें कोई बंटवारा नहीं है कि पहले पेपर के लिए आपको आधे घंटे मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा, 1 घंटे मिलेगा, ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया गया है। इसमें आप सीधे सीधे जो 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं,
आप इसका टाइम मैनेजमेंट या जो समय का प्रबंधन है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पहले प्रश्न पत्र को 1 घंटे में कर लें और शेष जो 2 घंटे बचे हैं उसमें आप अपने विषय के प्रश्न पत्र को, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये 300 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में आपका सब्जेक्ट का भी अंक जुड़ता है और आपका जो जनरल जो फर्स्ट पेपर है उसके भी अंक जुड़ते हैं। और दूसरी जो एक और महत्वपूर्ण बात इस परीक्षा के बारे में याद रखने की है वह यह है कि इस परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस परीक्षा में अगर आप कोई गलत उत्तर चुनते हैं, चूंकि ये एक एमसीक्यू वाली परीक्षा है, उसमें अगर आप गलत उत्तर चुनते हैं तो उसके आपको अंक कटेंगे नहीं, आपको कोई अंक मिलेगा भी नहीं और कोई अंक आपका कटेगा भी नहीं। और अगर आप वह उत्तर नहीं देते हैं तब भी आपको उसमें 0 अंक मिलेंगे। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो नेट की परीक्षा है वो मौलाना आजाद फेलोशिप जैसे, जो कि माइनॉरिटी के बच्चों को दी जाती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको दी जाती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेशनल शेड्यूल कास्ट फेलोशिप होती है, जो अनुसूचित जाति के बच्चों को दी जाती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो राष्ट्रीय फेलोशिप दी जाती है, उसका आधार भी नेट की परीक्षा बनती है। तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए भी नेट के आधार पे उनको मौलाना आजाद फेलोशिप, नेशनल शेड्यूल कास्ट फेलोशिप, नेशनल ओबीसी फेलोशिप उससे दी जाती है। तो ये हम लोगों ने उसके जो नेट की परीक्षा का फॉर्मेट है, नेट की परीक्षा का जो वर्तमान पैटर्न है और किस तरीके से वर्तमान में नेट परीक्षा तमाम जो सेंटरों पर, देश भर में फैले हुए केंद्रों पर ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है और ऑनलाइन ये परीक्षा है। तो अगर आप कंप्यूटर को लेकर दक्ष नहीं है तो जरूरी है कि आप अपने विषय की तैयारी के साथ साथ टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छा करने के साथ साथ आप कंप्यूटर के इस्तेमाल को भी सीख लें, ताकि जब आप ये ऑनलाइन परीक्षा देने सेंटर पे पहुंचे तो वहां कंप्यूटर के इस्तेमाल में, लैपटॉप या डेस्कटॉप के इस्तेमाल में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये तो पैटर्न की बात हो गई। जो नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस परीक्षा का पूरा पैटर्न कैसा है उसकी बात हम लोगों ने की, कितना उसका ड्यूरेशन होता है और किस तरीके का उसका फॉर्मेट है। हम लोग जो ये कक्षा चलाने जा रहे हैं वो दरअसल नेट का जो पहला पेपर जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो जनरल पेपर है और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उस पेपर की हम लोग बात करेंगे विस्तार से कि ये पेपर क्या है और इसमें शिक्षण और शोध की जो क्षमता की बात कही गई है, एप्टीट्यूड की बात कही गई है, उससे यूजीसी नेट उसमें क्या अपेक्षाएं रखता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने विद्यार्थियों से या अपने परीक्षार्थियों से कि वह उनका मूल्यांकन किस आधार पर करेगा। तो आप अगर देखें तो यूजीसी नेट अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो सभी विषयों के सिलेबस वहां मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो पहला पेपर है उसका भी सिलेबस वहां मौजूद है। पहले पेपर में कुल 10 यूनिट है। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इसके जो अपने अपने विषय का और जो फर्स्ट पेपर है, जो पहला पेपर है, उसका आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। सिलेबस में एक खास बात ये है यूजीसी नेट के कि इसमें आपको उस विषय के या उस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के साथ साथ पूरा जो उस प्रश्न पत्र में जो पहले के इस तरीके से मॉडल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके उदाहरण भी आपको मिल जाते हैं। तो अच्छी बात सिलेबस की ये है कि एक तो आप सिलेबस के जरिए
क्या इस प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा ये समझ जाएंगे। और दूसरी बात कि उस सिलेबस के जरिए उसमें दिए हुए मॉडल क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके के सवाल इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे सवाल, जो सिलेबस आपने देखा अभी, उसमें कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका भी एक नमूना, एक उदाहरण आपको उसी सिलेबस में मिल जाता है। तो हम लोग पहले जो हमारा पहला जो प्रश्न पत्र है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसकी चर्चा करेंगे। ये पहला जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसमें यूजीसी नेट जो कहता है कि हम क्या जानना चाहते हैं छात्रों से। दरअसल यूजीसी नेट इस परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र के माध्यम से आपके अंदर शिक्षण की, क्या आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं और क्या आप में एक अच्छे शोधार्थी होने की क्षमता है, क्या आप उस एप्टीट्यूड को रखते हैं कि आप टीचिंग कर सकें और टीचिंग के साथ साथ रिसर्च कर सकें। तो इस क्षमता की जांच के लिए पहला पेपर होता है। पहले पेपर में जो यूजीसी कहता है कि हम क्या देखना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों में, समझ की क्षमता, जिसको अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। क्योंकि शोध में और शिक्षण में जरूरी है कि आप किताबों को या जिन स्रोतों को आप पढ़ रहे हैं उनको समझ सकें, जिन विचारों को, अलग अलग विद्वानों को, कोई भी आपका विषय होगा तो आप उसमें उसके विशेषज्ञों को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकों को आप पढ़ते हैं और एक समझ बनाते हैं। वह समझ की प्रक्रिया ही कॉम्प्रिहेंशन कही जाती है कि कॉम्प्रिहेंड करना जो भी आपने क्योंकि जानकारियों का तो पूरा एक सागर हमारे आसपास फैला हुआ है। इस जानकारी से भरे हुए समुद्र में हम अपने काम की जानकारी कैसे जुटाएं और उस समुद्र में हम अपने काम की जानकारी को कैसे जानें कि यहाँ हमारे काम की चीज है और उसको समझना, ये कॉम्प्रिहेंशन है, उसको समझना। और उस दूसरा जो चरण है वो है विश्लेषण करना। कॉम्प्रिहेंशन, समझ लेना एक चीज है, समझने के साथ साथ उस जो विचार, जिन विचारों को या जिन विशेषज्ञों को हमने पढ़ा, जैसे अखबार हम रोजमर्रा के जीवन में पढ़ते हैं, उस अखबार में दी हुई खबर का या कोई ओपिनियन हमने पीस पढ़ा या संपादकीय हमने पढ़ा, उस संपादकीय में मुख्य बातें क्या कही गई हैं, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ बनाना। अगर उससे एक कदम हम और आगे जाएं, किसी संपादकीय में क्या लिखा गया है उसको समझने के बाद हम उसका एक विश्लेषण करें, तो ये एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसको भी शोधार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ये एक जरूरी योग्यता है कि वो चीजों को समझने के साथ साथ उसको विश्लेषित करना भी जाने। इसके साथ साथ एक और जो जरूरी चीज है वो तार्किक क्षमता, रीजनिंग, कि आप समझ सकें चीजों को, आप उनको विश्लेषित कर सकें। समझने और विश्लेषित करने के साथ साथ आप उनको तर्कबद्ध ढंग से रखना सीखें, उसको क्रमबद्ध कर सकें। जो आपने जो जानकारियों का फैला हुआ समुद्र है, ज्ञान का एक समुद्र है, उससे आपने जो जानकारी इकट्ठा की उसको आपने समझा, उसको आपने विश्लेषित किया, अब उसको तर्कबद्ध ढंग से रखना, उसको तार्किकता की कसौटी पर कसना, ये शिक्षक का और शोधार्थी का एक जरूरी गुण होता है। तो इन्हीं सब बातों की जांच हमारा जो यूजीसी नेट का पहला प्रश्न पत्र है उसमें किया जाता है कि आप क्या चीजों को समझ पाते हैं, क्या आप चीजों को विश्लेषित कर पाते हैं, क्या आप उन्हें तर्कबद्ध ढंग से, तार्किक ढंग से उनकी समझ, उनकी एक अंतर्दृष्टि विकसित कर पाते हैं। ये चीजें इस पहले प्रश्न पत्र का हिस्सा है।
अब हम सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से हम चर्चा करेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स हैं, इसकी इकाई क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो इस जो पहला जो प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट का, उसमें कुल 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट्स में हर यूनिट से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर यूनिट महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, कोई यूनिट कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट की इस पहले प्रश्न पत्र में दिए गए जो सभी 10 यूनिट हैं उनका एक समान महत्व है और इन सभी 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुल 50, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था, कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 100 अंक के होते हैं। पहले जो यूनिट है वो टीचिंग से जुड़ी हुई है कि आप किस तरीके से, जो हम इस पेपर का शीर्षक भी है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो शिक्षण की जो अभिक्षमता है उसके बारे में ये पहली यूनिट है। शिक्षण सबसे जो इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं, अगर जो पहली यूनिट को हम और विस्तार से समझें तो शिक्षण दरअसल है क्या, टीचिंग क्या होती है, इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, कैसे विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने टीचिंग को समय समय पर देखा, उसे परिभाषित किया। शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से तो हम लोग इन सब बातों पर विस्तार से आएंगे, लेकिन अभी हम लोग चूंकि यूनिट की चर्चा कर रहे हैं तो शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, शिक्षण के अर्थ क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से शिक्षण किया जाता है, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, एक जो टीचर होता है जब वो क्लास में पढ़ाता है तो उसकी प्रकृति कैसी है, जो शिक्षण वह कर रहा होता है उसका अलग अलग स्वरूप कैसा होता है, अलग अलग उसके फॉर्म क्या है टीचिंग के, इसको लेकर हम ये जो पहली यूनिट है ये सब बातें उसमें शामिल है। इसके साथ साथ शिक्षा देते हुए कक्षा में, क्लासरूम में शिक्षक अलग अलग तरीके के उपकरणों का भी इस्तेमाल करता है जिनको टीचिंग एड्स कहा जाता है। ये टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जैसे शुरू में चाक और डस्टर और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जो लगभग 19वीं 20वीं सदी में ये इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज के समय में इसमें प्रोजेक्टर है, पावर पॉइंट है और मल्टीमीडिया के ऑडियो विजुअल संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये सभी टीचिंग एड्स में शामिल होते हैं। क्लासरूम टीचिंग के क्या प्रभाव होते हैं, इसमें कौन सी बातें इसमें बाधक बन जाती हैं, इसमें क्या चीजें आड़े आती हैं, कौन सी चीजें शिक्षण की प्रक्रिया में अवरोध खड़ी करती हैं, इन सब बातों को हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले इस हिस्से में पढ़ेंगे और ये पहली यूनिट। दूसरी यूनिट जो है वो रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू से ही बात की कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो रिसर्च से जुड़ी हुई आपकी अभिक्षमता को, आपके एप्टीट्यूड को जांचती है कि क्या आप में शिक्षण और शोध की एप्टीट्यूड है आपके अंदर। तो रिसर्च तो बहुत बड़ा इसका एक कंपोनेंट है और बहुत जरूरी कंपोनेंट है, जिसमें आप ये रिसर्च से क्या समझते हैं, जो शोध हम कहते हैं आए अपने जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, वो फला व्यक्ति इस पर शोध कर रहे हैं, या हम जैसे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इस जीव विज्ञानी ने इस विषय पर, अमुक विषय पर इन्होंने शोध किया। तो ये शोध दरअसल है क्या, रिसर्च क्या है, ये इसके अर्थ क्या है, रिसर्च के अलग अलग चरण क्या होते हैं। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो वह एक क्रमबद्ध ढंग से किया जाने वाला अनुसंधान है, एक शोध है, तो इसमें अलग अलग चरण होते हैं जिसका हम पालन करते हैं। तो
तो ये अलग अलग चरण क्या हैं? रिसर्च के लिए हमारे जो एप्टीट्यूड में जो इसका हिस्सा है, जो उसकी कैरेक्टर क्या होती है, यानी अगर हम शोध कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी है, कैसा वो रिसर्च है जो हम कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि शोध ये अपने लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है, इसमें समाज के लिए भी ये कार्य किया जाता है, जिसको सोशल ओरिएंटेड रिसर्च हम लोग कहते हैं। तो समाजोन्मुखी होना, समाज के लिए किया जाने वाला शोध, तो ये उद्देश्य में इसके शामिल है। इसके साथ साथ जब आप शोध कर रहे होते हैं तो अपने शोध के प्रसार का भी काम आप ही को करना होता है। तो इसके लिए आप पेपर लिखते हैं, शोध पत्र जिसको कहा जाता है, रिसर्च पेपर लिखना, आर्टिकल लिखना, अपने पीयर ग्रुप से, अपने जो दूसरे शोधार्थी हैं जो आप ही के विषय से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके साथ आप मिलते जुलते हैं, उनसे आप बातें करते हैं। तो ये आप कहाँ करते हैं? आप अपने विभाग में कर सकते हैं, और कुछ विशेष अवसर भी होते हैं जैसे कि वर्कशॉप, जैसे कि कॉन्फ्रेंस, जैसे सिंपोजियम, सेमिनार, इनके बारे में भी जानना रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी दूसरी जो यूनिट है उसका हिस्सा है कि क्या आप रिसर्च के लिए अभिक्षमता रखते हैं। तो इसके अंतर्गत शोध क्या है, शोध की प्रकृति क्या होती है, शोध के उद्देश्य क्या है, शोध के विभिन्न चरण क्या होते हैं, शोध कितने प्रकार के होते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स तैयार कैसे किए जाते हैं, इनका क्या महत्व है शोध में, और इसके साथ साथ सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप के क्या महत्व है। इसके अलावा थीसिस राइटिंग यानी शोध ग्रंथ लिखना, ये शोध का जो एक तरीके से खासकर विश्वविद्यालय में शोधार्थी जो शोध करते होते हैं उसकी एक परिणति होती है थीसिस के रूप में। जब आप अपना शोध प्रबंध लिखते हैं तो उसके बारे में भी जानना, थीसिस में आप अपना सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, आप अपनी परिकल्पना, शोध की परिकल्पना, यानी जो शोध में आप अपना विषय चुनते हैं कि आप अमुक विषय पर शोध करने जा रहे हैं, उसके क्या चरण होते हैं, कैसे कोई शोधार्थी परिकल्पना तैयार करता है, कैसे वो हाइपोथेसिस बनाता है, कैसे वो स्रोतों की पहचान करता है, ये सब इसका एक जरूरी हिस्सा है। अब चूंकि आप रिसर्च में और टीचिंग से परिचित हो चुके हैं, तो इसके आगे के चरणों में अगर हम देखें तो वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है कि आंकड़े होते हैं आपके पास, शोध करते हुए आप आंकड़ों से दो चार होते हैं, आप तमाम तरह के, आप अपने विषय से जुड़े हुए आंकड़े हो सकते हैं, या आपके अपने चुने हुए जो थीम आपने चुना है अपनी थीसिस के लिए या अपनी पीएचडी के लिए, उससे जुड़े आंकड़े हो सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का उदाहरण हम लोग ले लें तो आज के समय में जो अर्थशास्त्री है वो उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, वो बाजार का अध्ययन करता है, वो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो वो यह अध्ययन करते हुए वह आंकड़ों से खेलता है। तो आंकड़ों से खेलने का मतलब क्या है कि आंकड़ों को आपको किस तरीके से उनकी व्याख्या करना है। कई सारी सरकारी एजेंसियां हैं जो आपको आंकड़े देती हैं, शोधार्थी आंकड़े खुद भी जुटाता है और सरकार द्वारा दिए हुए आंकड़ों से भी वो उनकी व्याख्या करता है, उन पर निष्कर्ष निकालता है। कैसे वह, जैसे सैंपल सर्वे आपको मिला, आप उस दिए हुए आंकड़े से कैसे उसकी व्याख्या करते हैं। ये डेटा का इंटरप्रिटेशन जो है वो भी नेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शोधार्थी के रूप में आपका काम सिर्फ आंकड़े जुटाना ही नहीं है,
अगर आप इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीति विज्ञानी हैं, तो आपका काम तथ्य जुटा लेना ही नहीं है। तथ्य तो जो एक संकलक करता होता है, जो संकलन करता है, वो भी जुटा लेगा, लेकिन शोधार्थी का काम क्या होता है कि जुटाए हुए तथ्यों का विश्लेषण करना। ये बहुत जरूरी है कि आपने तथ्य जुटाए, आपने आंकड़े जुटाए, लेकिन उनका विश्लेषण करना भी शोधार्थी का ही काम है। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक बहुत जरूरी यूनिट है हमारे नेट के पहले पेपर में। डेटा के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, उनके स्रोत कहाँ से होते हैं। एक शोधार्थी के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे एक अर्थशास्त्री जो होता है वो सरकारी विभागों द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े होते हैं, जनगणना के जो आंकड़े होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे जैसे होता है, जहां पर आपको आंकड़े मिलते हैं। ये आंकड़े कहाँ से मिलते हैं? ये आंकड़े आपको सरकारी वेबसाइट्स पर मिलते हैं, ये आंकड़े आपको जनगणना की रिपोर्टों में मिल सकते हैं। तो उनका विश्लेषण करना दिए हुए आंकड़ों का, तो ये सिर्फ एक उदाहरण है अर्थशास्त्र का, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि कैसे आप इसका विश्लेषण करते हैं। उस आंकड़े का विश्लेषण करना, उसको क्रमबद्ध ढंग से सजाना, ये इस परीक्षा में इसका भी मूल्यांकन आपका किया जाता है कि क्या डेटा आपको दिया गया है। जैसे यूजीसी में अक्सर ये पूछा जाता है कि 5 वर्षों के आंकड़े दे दिए गए, साक्षरता से जुड़े आंकड़े हो सकते हैं, जन्म दर या मृत्यु दर से जुड़े आंकड़े हो सकते हैं, और उसके आधार पे आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष में साक्षरता की वृद्धि सबसे अधिक हुई, वार्षिक वृद्धि किस वर्ष में सबसे अधिक हुई, या किस प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक थी, किस प्रदेश में मृत्यु दर अधिक थी। ये आपको आंकड़े दिए रहेंगे पेपर में, उन्हीं के आधार पे वो प्रश्न, आपको आंकड़े रट कर नहीं जाने हैं, प्रश्न पत्र में ही आपको आंकड़े दिए होंगे, उन्हीं के आधार पे आपको विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन यानी दिए हुए आंकड़े का विश्लेषण। इसके साथ साथ जो मैंने एक और शुरू में ही आपको बताया था, समझ की, पढ़ते हुए समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उससे एक समझ विकसित कर पा रहे हैं? क्या आप उसके आधार पर एक समझ अपनी बना पा रहे हैं? और समझ कैसे कि आप उसको अपने शब्दों में लिख सकें और दूसरों को समझा सकें, तभी आपके समझ का मूल्यांकन होगा। इसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नेट की परीक्षा में आपको कैसे ये टेस्ट होता है, इसका मैं आपको उदाहरण दे दूं। इसके लिए आपको 300-400 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज यानी वाक्यांश होगा, जिसके आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। मैंने जैसे बताया था आपको कि हर यूनिट में 5 प्रश्न हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट से भी 5 प्रश्न आपको दिए होंगे, और ये प्रश्न उस दिए हुए पैसेज के आधार पे ही आपसे पूछे जाते हैं। जो भी आपको अलग से आपकी क्या जानकारी है उस विषय में, उससे उसका कोई मतलब नहीं। जो पैसेज वहां उस पेपर में दिया गया है, उस पे ही आधार बनाकर, उसको ही आधार बनाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस पैसेज को पढ़कर आपको उनका सही उत्तर देना होता है। तो ये बिल्कुल, अगर आप पढ़ने की एक हैबिट विकसित कर लें, कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता आप विकसित कर लें, जो कि शोध के चरण तक आते आते ये अपेक्षा की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप उसे विकसित कर चुके होंगे। तो अगर आपको पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को समझना और उस पैसेज के आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर देना। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये सबसे, अगर आप देखें तो स्कोरिंग भी है, सबसे आसान भी है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वही पैसेज आपको दिया हुआ है, आप जल्दी से उसे पढ़ सकते हैं और समझ के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे सकते हैं।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आगे बढ़े तो रीजनिंग का हिस्सा आता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले तो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो गणित से जुड़े हुए तार्किक जो प्रश्न बनते हैं उनका हिस्सा है। रीजनिंग का ये जो हिस्सा है उसमें जैसे नंबर सीरीज आपको दिए होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब इस क्रम में अगला अंक क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे मैंने एक उदाहरण सिर्फ आपको दिया, तो ये नंबर सीरीज के प्रश्न होते हैं। इसके साथ साथ अल्फाबेट के भी सीरीज के प्रश्न होते हैं, कोड के भी प्रश्न होते हैं कि इस कोड के बढ़ते हुए चरण में अगला कोड कौन सा होगा। इसी के साथ साथ हम भारतीय खासकर जिस मामले में बहुत ही दक्ष होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं, वो है संबंधों का प्रश्न कि अमुक व्यक्ति या राम श्याम का भाई है, श्याम तो श्याम का जो पुत्र है वो राम का क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न यानी जो संबंधों के बारे में हमें बताते हैं, जो इस तरीके के प्रश्न हैं वो इस रीजनिंग के यूनिट का हिस्सा होते हैं, जिसमें नंबर सीरीज है, कोड सीरीज है, अल्फाबेट के या कैरेक्टर्स के सीरीज होते हैं, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप से जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसका हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ आप रीजनिंग का एक और हिस्सा होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको तार्किक आधार पे जो लॉजिक जिसको कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से दर्शन का एक पूरा वो एक अंग है, लॉजिक या तार्किक क्षमता, उसके बारे में ये यूनिट जुड़ी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको यूजीसी नेट के इस पेपर में ये टेस्ट किया जाता है कि क्या आपके अंदर तार्किक क्षमता है या नहीं। तार्किक क्षमता से मतलब है, अभिप्राय है कि क्या आप तर्क कर सकते हैं। तर्क से आशय ये है कि इसमें जो दिए हुए कोई आंकड़े हैं या कोई आपको दिया हुआ उदाहरण है, उसमें अगर तर्क की बात है कि उससे आधार पे, जैसे उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि कुत्ता एक पशु है या सभी पशु कुत्ते होते हैं, इस तरीके के वाक्यों के आधार पे जिसमें रीजनिंग है और असर्शन है, इसके आधार पे आपको मूल्यांकित किया जाता है। रीजनिंग में जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है उसमें दो प्रकार की रीजनिंग की या तर्कणा की चर्चा की गई है। एक रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी रीजनिंग होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हिंदी में आगमनात्मक तर्क कहा जाता है, इस तर्क की जो प्रणाली है इसमें आप विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, ठीक है। जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें आप विशेष बात से शुरू करते हैं, किसी विशिष्ट बात से शुरू करते हैं और उसको आप सामान्यीकरण करते हैं, उसको आप सामान्य रूप से उसको सरलीकरण कर देते हैं। इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है या हिंदी में आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग इसका ठीक उल्टा होता है, जिसमें कि आपको सामान्य से विशेष की ओर जब आप जाते हैं, जनरल से आप पार्टिकुलर की ओर जब आप जाते हैं, जैसे आपने कोई सार्वभौम तर्क लिया और फिर आप उसको विशेष स्थिति में जब प्रयुक्त कर देते हैं तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। तो दोनों का अंतर ये है कि एक में आप सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसको निगमनात्मक तर्क कहा जाता है, और इंडक्टिव रीजनिंग में आप विशेष से, विशेष बात है, किसी विशेष संदर्भ में कही गई बात है और उसका आप साधारणीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। इसके साथ साथ और जो चीजें हैं, जैसे डायग्राम के जरिए कई बार, जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध इसका उदाहरण है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, जिसमें सर्किल के माध्यम से कोई विशेष बात कही जाती है। इसमें जो
जो ऐसे वृत्त होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, तो वो सामान्य बात, वो एक समान बात की ओर इशारा करते हैं। और जो वृत्त एक दूसरे को नहीं काट रहे होते हैं वो अलग होने की ओर इशारा करते हैं। तो ये वेन डायग्राम हो गया। फिर इसके साथ साथ ग्राफ के रूप में, यानी आंकड़े आपको दिए हुए हैं, उनको ग्राफ में कैसे दिया जाता है। तो कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में आपको ग्राफ का विश्लेषण करना, ग्राफ के आधार पे बार आपको बना हुआ है और उसके आधार पे आपको प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर देना होता है। इसके साथ साथ मैपिंग भी इसका एक हिस्सा है कि किस तरीके से आंकड़ों को आप उसको मैपिंग करते हैं, मैप पे आप उसको इम्पोज करते हैं। तो ये आपके लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग वाले जो यूनिट है उसका हिस्सा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ी जो यूनिट है महत्वपूर्ण, वो आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज क्या है कि संचार का, संप्रेषण का, कैसे आप शिक्षा में या शोध में संप्रेषण करते हैं, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि ये शोध स्वांतः सुखा, जैसा जब हम रिसर्च की बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा कि शोध ये अपने लिए आप नहीं कर रहे होते, तो आपको वाइडर कम्युनिटी तक, आम लोगों तक अपनी बात को, अपने शोध के निष्कर्षों को पहुंचाना होता है। तो संचार और संप्रेषण एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है शोध और शिक्षण का, टीचिंग और रिसर्च का एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कौन से चीजें कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में आपके लिए लाभदायक होती हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, कितने अलग अलग तरीके की विधियां हैं कम्युनिकेशन की, कौन सी चीजें इसमें सहायक होती हैं, अलग अलग वाचिक ये जो कम्युनिकेशन है, या और किस तरीके से कम्युनिकेशन टीचिंग में, रिसर्च में किया जाता है, और किन उपकरणों की सहायता से आप संचार को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, इसी से जो संचार की बात हमने की, और आज के समय में हम लोग सभी लोग परिचित हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसने और संचार क्रांति ने पूरे जो शिक्षण और शोध की दुनिया है उसको बदल कर रख दिया है। तो इसे ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट ने एक जरूरी यूनिट इसमें रखा है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, जो आईसीटी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, वो दरअसल क्या है, कौन सी चीजें आईसीटी की या सूचना और संचार की ऐसी चीजें हैं जो शिक्षण और शोध को आज अपरिहार्य रूप से, जो आपके लिए वो एसेंशियल बन चुकी हैं, जिनके बिना आप न तो शिक्षण कर सकते हैं न शोध कार्य कर सकते हैं। और आप लोग देखें कि ये भी उदाहरण जो वर्तमान में हम संचार कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो पा रहा है। तो शिक्षा में, शोध में और शिक्षण कार्य में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा रहे हैं, उनके अलग अलग स्वरूप क्या है, उनसे क्या लाभ हो रहे हैं और क्या नुकसान भी हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों बातें यूजीसी नेट के पेपर में है कि आईसीटी के क्या एडवांटेज हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उसके लाभ हैं, और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी उसकी खामियां भी हैं, उसके बारे में भी आपको अवगत होना चाहिए। बहुत सी चीजें आईसीटी से जुड़ी हुई हैं जिसको हम आए दिन रोजमर्रा के अपने जीवन में उनके एब्रिविएशंस को, उनके संक्षिप्त रूप को इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि जीपीआरएस या सीडी, डीवीडी, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनका पूरा रूप क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि एचटीटीपी क्या होता है, www से हम क्या समझते हैं। ये सारी चीजें इस यूनिट के अंतर्गत पूछी जाती है। साथ ही इंटरनेट और ईमेल का इस्तेमाल
बढ़ता हुआ इस्तेमाल, इसके बारे में इंटरनेट से जुड़ी हुई जानकारियां ये क्या हैं, ये इस इंटरनेट का प्रभावी इस्तेमाल कैसे शिक्षा और शोध को बदल रहा है उस पूरी दुनिया को, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो आपका संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में आपको जानना भी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एक जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा हम एक जो शोधार्थी है, एक जो शिक्षक है, वो सिर्फ क्लासरूम की दुनिया तक या लाइब्रेरी या फिर लैब तक सीमित नहीं होता है। वो सिर्फ शोध के अपने रिसर्च रूम में वो सीमित नहीं होता है, वो अपने रोजमर्रा के जीवन में सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करता है, वो अपने समाज से दो चार होता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, लोगों पर, और हमारे जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे अभी हम देखें पर्यावरण की चिंता। तो मनुष्य और पर्यावरण ये भी एक महत्वपूर्ण यूनिट है यूजीसी नेट परीक्षा का। कैसे और क्यों मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मनुष्य का प्रकृति से क्या संबंध है, और एक बड़ी चिंता जो आज के समय में हो रही है, हमारे सामने पेश आ रही है, वो जलवायु परिवर्तन की चिंता है, वो प्रदूषण की चिंता है। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, प्रदूषक क्या होते हैं, वे कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में प्रदूषण को फैला रहे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं या इस तरीके की डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वे क्या हैं, सरकार द्वारा उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। जरूर प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनका हम सामना भी कर रहे हैं, भूकंप है, सुनामी है, या भूस्खलन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, इनसे अवगत होना। प्रदूषक क्या है, प्रदूषण से कैसे हमारी पूरी जीवनचर्या प्रभावित हो रही है, इसके बारे में जानना। कौन से तत्व प्रदूषक हैं, वो जो उनकी परत को कैसे क्षति हो रही है, ये सब इस यूनिट का हिस्सा है। साथ ही प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में जानना, उनके कितने प्रकार होते हैं, उसमें कुछ नवीकरणीय संसाधन होते हैं, कुछ अनवीकरणीय यानी जिनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है, उनके बारे में जानना। ऊर्जा की क्या नए नए स्रोत आ रहे हैं, उनके बारे में जानना, सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी जिसको कहा जा रहा है, वो सब इस यूनिट का हिस्सा है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण यूनिट है, वो आपको रिसर्च के जो एथिक्स हैं उनसे जुड़ी हुई, रिसर्च के एक शोधार्थी के क्या मूल्य होते हैं, और उसके साथ साथ जो शोध के संस्थान हैं, आप शोध करने जाते हैं, आप कहीं भी शिक्षण करने जाते हैं, तो वो कोई विश्वविद्यालय होता है, वो कोई महाविद्यालय होता है, वो कोई राज्य का विश्वविद्यालय हो सकता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है। तो एक पूरी संरचना होती है जो इस व्यवस्था को गवर्न करती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको गवर्न करता है। तो गवर्नेंस, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उच्च शिक्षा, और ये पॉलिटिकल साइंस के अर्थ में ये बात नहीं है, ये विशेष रूप से उच्च शिक्षा के अर्थ में ये बात है, जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है कि आप गवर्नेंस कैसे करते हैं, और यूनिट इसमें जो है, जो आखिरी यूनिट है, वो पॉलिटी कैसी है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है।